चाय टाइम पॉलिटिक्स में वार्म वेलकम। मैं और हुसैन जावेद भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंडियन पॉलिटिक्स की गर्मा गर्मी, इंडियन पॉलिटिक्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स लेकर। जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लगभग अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। दूसरी तरफ हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ा है बीजेपी ने। जबकि हरियाणा स्टेट वजूद में आई है, तब का पहली मर्तबा किसी को हैट्रिक का चांस मिल रहा है। अब इन दोनों स्टेट्स ने क्या असर डालना है बाकी इंडिया की पॉलिटिक्स पर, और खास तौर पर जो महाराष्ट्र का चुनाव आता जा रहा है, इस पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये आज हम फैक्ट फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हुसैन भाई की जानिब चलते हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? मैं उमर भाई बिल्कुल ठीक, और आपको और हमारे तमाम देखने वालों को आदाब। और आपने सही कहा उमर भाई कि मेरे ख्याल में अक्टूबर की 8 हो, तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कश्मीर से हो ही जाता है। 2005 में 8 अक्टूबर को कश्मीर में जलजला आ गया था, भूचाल आ गया था। इस दफा कश्मीर में 8 अक्टूबर को सियासी भूचाल सामने आ गया, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए। तो ये मैं कह रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। हाँ, लेकिन इसमें हुसैन भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे ही हरियाणा के रिजल्ट्स आए हैं, अब उससे पहले हम जानते हैं जो एग्जिट पोल्स हो रहे थे, जो वहां पर लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे, वो सब दो ही बातें कर रहे थे कि हमने देखना ये है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो कितनी मेजोरिटी से आएगी। यानी बात ये हो रही थी कि जितना तो कांग्रेस नहीं है, देखना ये है कि उसके पास 90 में से कितनी सीटें आती हैं। कई लोग तो 60-70 सीटें दे रहे थे। अच्छा, जब एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस के हक में आए, लेकिन जब असल रिजल्ट आए हुसैन भाई, उसके बाद फिर कांग्रेस ने ये मौकफ अपनाया कि ये गेम हुई है पीछे ईवीएम में, वोटिंग मशीन में गेम हुई है, और हम इलेक्शन कमीशन से रब्ता करेंगे। लेकिन अब ये बात ठंडी पड़ती दिखाई दे रही। बिल्कुल उमर भाई, आपने सही कहा है, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। आपको याद होगा, हमने भी पहले इस पे बात की थी कि हरियाणा जो है वो दहक रहा है। लोग बीजेपी के 10 साल से नाला हो चुके हैं। एक तरफ जय जवान जी मतलब जो है वो किसान, वो जी बार बार आ रहे हैं, उनका एहतजाज हो रहा है। अग्निवीर का मसला अलग चल रहा है। और वहाँ की जो स्पोर्ट्स वुमेन है, रेसलर है, उनका जो मतलब उनके साथ जो ज्यादती हुई, उस पर भी बड़ा शोर उठ रहा था। लेकिन हमने देखा, आप सही कह रहे हैं कि इतने जुर्म की शरह कहाँ पहुंची, बेरोजगारी की शरह कहाँ पहुंची, लेकिन अवाम ने फिर भी झोली उठा के जाफरानी बक्से के अंदर अपना वोट कास्ट कर दिया। तो आई थिंक, मुझे लगता है उमर भाई, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ढीली पड़ गई। वो बहुत ज्यादा इसको अपने लिए आसान किला समझ रहे थे। और अब देखने में आ रहा है कि सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनका तंजीमी ढांचा, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही इतना वीक था कि वो हरियाणा में कुछ कर नहीं सके। सबसे बढ़ के भूपिंदर सिंह हुड्डा टाट है, उनके नाम पे ये जनाब आ रहे थे कि वो हमारे लिए ये कर देंगे। अगर एक मिसाल के तौर पे 80 सीटें या मतलब 80 सीटों पे टिकटें दी गई, तो उसमें 60-70 टिकटें जो थी वो हुड्डा ने दी। वो उनकी चॉइस के उम्मीदवार थे, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। तो मैं समझता हूँ ये फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस नाकाम हुई है। लेकिन बीजेपी की कामयाबी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। 10 साल की इन इनक्यूबेंसी फैक्टर के बावजूद उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। हाँ हुसैन भाई, इसमें जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ना, जाट जो वहां ब्रदरी है, जाट जो वहां कास्ट है, उस पर बहुत ज्यादा रिलायंस था। कांग्रेस नारा जो है वो लगा रही थी कि 36 बिरादरियों का, हरियाणा में कहा जाता है ना 36 बिरादरियों का, हम जनाब 36 बिरादरियों के साथ चलेंगे। लेकिन बीजेपी ये चीज ओबीसी को और दलित भाईचारे को बावर कराने में कामयाब हो गई कि ये कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि जाटों को आप वोट दे रहे हैं। खैर, ऐसा मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए, वो तो अपने मुंह पर ही कांग्रेस को मार लेना चाहिए। कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीदों पर थी। आप चलते हैं हुसैन भाई अपनी जरा थोड़ी सी रोमांटिक जगह जगह पर यार। पहले भी हमने सिर्फ हरियाणा तक रखा था, रोमांटिक जगह पर हमने बात नहीं की थी। तो रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। कश्मीर वैली तो जल्द बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। तो
इसके रिजल्ट्स काफी हद तक मतवक्को थे, क्योंकि आप जानते हैं इस वाले से हमने 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 भी काफी रिसर्च की, पहले भी हम देखते रहे सारा, तो ये रिजल्ट काफी हद तक मतवक्को थे। लेकिन इसमें हुसैन भाई मेरे लिए जो बहुत ज्यादा शॉकिंग बात थी, आपको मेरी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? आवाज आ रही है ना आपको? जी इसमें जो क्या सबसे हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग बात थी कि जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को जमानत मिलती है इलेक्शन से चंद दिन पहले कि जाओ जाकर कंपेन कर लो, ठीक है, और फिर जिस तरीके से वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करते हैं, वो जमात इस्लामी जो कश्मीर में बैन है, जिस पर पाबंदी है, वो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंस की सूरत में या जो अवामी इत्तेहाद इनकी पार्टी है इंजीनियर रशीद की, इसकी सूरत में वोट लेते हैं। हुसैन में कैलकुलेशन ये थी कि अच्छा भला डेंट डालेगा इंजीनियर रशीद जो है, अच्छा भला डेंट डालेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सेम उस तरह जिस तरह डेंट डाला है आप पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस को। आप जानते हैं परसों ही मैंने रिसर्च किया, 7 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस आपकी वजह से हारी है हरियाणा में, 7 सीटें ऐसी, ठीक है। उन 7 सीटों पर अगर आपका और कांग्रेस का इत्तेहाद होता, वो सीटें इंडिया अलायंस को आती। खैर, रिटर्न टू कश्मीर, बैक टू कश्मीर। कश्मीर में इंजीनियर रशीद ऐसा नहीं कर सके, तो इसको फिर इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और खास तौर पर उमर अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वादी के लोगों को बावर करवाया कि इंजीनियर रशीद को वोट ना दें। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो उमर भाई, हमने कई लोगों को सुना है इस पे, बहुत सारे हमने इस पे मतलब रिसर्च भी की कश्मीर की सियासी सूरत, खासकर जो असल इसमें एसेंस था ना कि 2019 के बाद ये पहला मतलब वो जो 5 अगस्त का फैसला था उसके बाद ये पहला चुनाव था। पॉजिटिव चीज तो ये सर कि जीता कोई भी, टर्न आउट बहुत अच्छा है। टर्न आउट आप देख सकते हैं तीनों फेजेस के अंदर और ओवरऑल, चाहे वो वैली हो, जम्मू का इलाका हो, टर्न आउट कमाल आया जिसपे उनकी दाद बन गई। मगर मैं ये कहूँगा सर कि एक चीज सबको खटक रही है कि यार उमर अब्दुल्ला कैसे जीते। आपको याद है कि हमारे भी इस पे चर्चा रही थी और हमने इस सतह हदी वालों को भी सुना, ललन टॉप वालों को, मतलब वो भी अक्सर इस पर अपनी बात कर रहे थे कि यार ये जो है ना, ये एक तरह की डिस्कार्डेड इलीट है, इन्होंने हमेशा फायदे उठाए हैं हिंदुस्तान की किसी भी हुकूमत से। मुझे इस बात की समझ नहीं, मैं अब तक हजम नहीं कर पाया कि उमर अब्दुल्ला को और उनके साथ जो कांग्रेस के इत्तेहाद था उनको फकीरुल मिसाल कामयाबी वैली के अंदर कैसे मिली है, लेकिन जम्मू में वो नाकाम रहे हैं, जम्मू में उनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा हैरानगी का फैक्टर है। फिर आपकी बात सुन के मेरे जहन में ये भी आता है कि एक तरफ वो जो इंजीनियर साहब थे उनका भी कहीं ना कहीं मतमा नजर ये था कि हम 5 अगस्त के जो फैसले हैं इनको हम रिवर्स करना चाहते हैं, जो वादी का जो एक अलग आइडेंटिटी है वो बरकरार रखी जाए। यही चीज उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जैसे भी उनकी फैमिली, उनकी सियासी जड़ें, रूट्स कश्मीर के अंदर बहुत पहले की है, लोगों को लगा कि इनका एक्सपीरियंस, इनका सुरसूख, इनके ताल्लुकात आवाम के साथ, इनकी कनेक्टिविटी इंजीनियर साहब के मुकाबले में शायद बहुत अच्छी है। यही वजह है कि उनको आई थिंक दोबारा चांस। हाँ, इसमें हुसैन भाई फैक्टर ये है कि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर लड़े थे, दोनों पर। गंदरबल की सीट तो खैर उनकी जद्दी पुश्ती सीट है, उनके दादाजी के जमाने की सीट है, शेख अब्दुल्ला की सीट है। और फिर वो जिस तरह की जज्बाती अपीलें कर रहे थे, आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा अपनी टोपी उतार कर वोटर्स के सामने रखी और कहा कश्मीरी में कि यार हम मैंने अपनी इज्जत आपके हाथ में रख दी। इस तरह की उन्होंने सेंटिमेंट्स किए और आंखों में उनके आंसू। और फिर खास तौर पर वो जिस तरह वोटर्स को ये कह रहे थे कि अगर कोई आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A या सबसे बढ़कर जो कश्मीर की स्टेटहुड का दर्जा है उसको वापस ला सकता है तो वो हम ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। इस बात को लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। इंजीनियर रशीद, जहां तक मैं बात करूं, चूंकि जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और 4 जून को रिजल्ट आए थे, हमने भी जरी बात है पूरी मॉनिटरिंग की थी। इंजीनियर रशीद बारामूला की सीट इसलिए जीत गए थे, उमर अब्दुल्ला को हराने में कामयाब हो गए थे, तब इंजीनियर रशीद खुद जेल में थे। याद रखिए, तब वो तिहाड़ जेल में थे और उनके बेटे इंजीनियर रशीद के ये नारे लगा रहे थे कि जेल तिहाड़ का बदला वोट से, तिहाड़ का बदला वोट से। तो इस चीज को वो
बारामूला के लोगों ने ओन किया। अब की मर्तबा बारामूला और वादी के लोगों को लग रहा था यार ये मामला इतना सादा नहीं है, इंजीनियर साहब तो जमानत पर रिहा कर दिए गए हैं। सवाल पैदा होता है ना, अमृतपाल को क्यों नहीं जमानत मिलती? मिसाल दे रहा हूं आपको, और कई लोगों को जमानत क्यों नहीं मिलती? इंजीनियर रशीद साहब को कैसे जमानत मिल गई? तो ये पूरी गेम थी जिसको उमर अब्दुल्ला भी बता रहे थे। गेम थी या नहीं थी मैं नहीं जानता किस हद तक मोदी इसमें गेम चला रहे थे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बहरहाल कश्मीर के वोटर्स को ये बावर करवाया और उसमें वो कामयाब रहे। क्या हुसैन भाई देखते हैं कि स्टेट हुड के बगैर, रियासत के बगैर फर्स्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस एक यूटी में हुकूमत करेगी? यानी कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है जहां असल ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है और चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, जो खुद भी एक पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनके बाप जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो भी 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनके दादा हजूर के बारे में तो क्या कहना, वो तो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 1975 में, 1977 में। तो ये उमर अब्दुल्ला क्या बर्दाश्त कर लेगा? जी जी जी, शेरे कश्मीर भी रहे, शेर कश्मीर भी कहा जाता है, यही मैं कह रहा हूं, शेर कश्मीर का पोता क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक यूटी के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप कबूल, चीफ मिनिस्टर आसानी से करता रहेगा चीफ मिनिस्टर? यही सवाल उमर भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। और वही बात है कि जद्दी पुश्ती शान शौकत में पले बड़े, विरासत में सियासत मिली, विरासत में इक़्तिदार मिला। अब ये इनकलाबी क्या सोच सकते हैं? मतलब इनकलाब आसाइशों से तो पैदा नहीं होता। अब देखना है बेसिकली सर, एक तरह से उन्होंने रिक्लेम किया अपना ताम झाम। वही आप वाली बात है कि अपनी सियासी जो उनकी विरासत थी रिक्लेम करने में कामयाब रहे हैं, वो इस ताम झाम को एंजॉय करेंगे। और अब सवाल वही आपका कि अब वो दिल्ली को मनाएंगे कैसे कि भाई ये 2019 का फैसला अलग करो। क्या कश्मीर की अपनी असम्बली जो है वो अगर इस पे एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हम 5 अगस्त को नल एंड वॉइड, अब हम नल एंड वॉइड करने की रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो उसको जम्मू के इलाके से जहाँ पे बीजेपी की अक्सरियत है, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो एमएलएज हैं, वो कितनी इसको हिमायत देंगे, दिल्ली इसको कैसे देखेगा? और आपने सही कहा, गवर्नर कश्मीर इसको कैसे देखेगा? चैलेंजेस बहुत है, लेकिन ये बड़े पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं सर। उनको पता है कि ये अवाम को बेचने के लिए मंजन है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम एक आपने हमें इक़्तिदार दिया, हम जहाँ तक जा सकते थे कर रहे थे, हम यही कर सकते हैं, और इसमें इनके 5 साल आराम से निकल जाएंगे। ताम झाम मिल गया, सरकारी गाड़ी मिल गई, और क्या चाहिए? हाँ, काफी हद तक सही है आपका, लेकिन देखें जहां तक आर्टिकल 370 है ना या 35A है, वो टू बी वेरी रियलिस्टिक हम जानते हैं कि अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वापस आना। लेकिन एटलीस्ट कश्मीर की स्टेट हुड तो बहाल होनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए। कश्मीर का जो सदियों पुराना अपनी आइडेंटिटी है उसको तो रिस्टोर करना चाहिए। वो मेरा ख्याल है अगर उमर अब्दुल्ला थोड़ा सा बीजेपी को टफ टाइम देने पर आए, थोड़ा सा वो बात करें इस वाले से, शायद स्टेट हुड रिस्टोर कर दी जाए। क्योंकि आपके भी इलम में होगा, मोदी और अमित शाह भी कई दफा कह चुके हैं कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड बहाल करेंगे। हुसैन भाई, बहुत शॉकिंग जो है वो कह लें आप, जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और पार्टी का हाल हुआ जो कश्मीर के लोगों ने किया उस पार्टी के साथ, जनाब पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब वो महबूबा मुफ्ती साहबा तो खुद नहीं लड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को आगे किया हुआ था, इल्तिजा मुफ्ती को। और आप यकीन करें, मैं रोज इल्तिजा मुफ्ती को फॉलो करता था कि आज इल्तिजा मुफ्ती वादी के किस किस शहर गई है, किस किस टाउन गई है, क्या क्या उसने वहां तकरीरें की हैं। बहुत ओवर क्लेवर लड़की, इन हर मिड 30s, यानी इस तरह उसकी कोई उम्र है, बड़ी ओवर क्लेवर हो रही थी। कह रही थी कि मेरी वालदा ने भी सही पॉलिटिक्स नहीं की, मेरे नाना ने भी सही पॉलिटिक्स नहीं की, यानी महबूब साहब ने सही पॉलिटिक्स नहीं की, मुफ्ती सईद सॉरी मुफ्ती सईद साहब ने सही पॉलिटिक्स नहीं की। तो उनकी तकरीरें देखकर लग रहा था कश्मीरियों को बेवकूफ बना रही है। यानी जो बैगेज है, जो कश्मीरियों को याद है कि किस तरह शेख इसने, इनके नाना साहब ने और महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से 2014 में अपना मैंडेट बीजेपी के झोली में डाल दिया था और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बीजेपी को वादी कश्मीर में अपने साथ मिला लिया था। लोग ये बात भूलने को तैयार नहीं थे।
इल्तिजा मुफ्ती अपने ग्लैमर, अपनी तकरीरें, अपना जोशो खरोश के बावजूद ये नहीं कर पाई। पीडीपी की शिकस्त को कैसे देखते? बुरी शिकस्त। मुस्तरद है बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक वो इतना काम कर नहीं सके अवाम के बीच में भी जाकर। मैं वही कहूंगा कि अगर एक तरफ इनकी फैमिली थी तो एक तरफ अब्दुल्ला फैमिली थी, लेकिन अब्दुल्ला फैमिली की आप जो भी कह लें, करप्शन उन्होंने भी की है, उन्होंने भी कश्मीरियों के लिए मतलब अपने इक़्तिदार के लिए उनको इस्तेमाल भी किया है। ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं शायद उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इस सियासी खानदान के मुकाबले में कुछ बेहतर था। उमर अब्दुल्ला ने शायद 5 अगस्त 2019 का जो एक एहतजाज था, तो उसमें वो ज्यादा एक्टिव दिखाई दे एज कम्पेयर टू मुफ्ती फैमिली के। और वही एक चीज है सर जिनका फल उनको मिला है। और इंतखाबी हवाले से भी अगर आप ये लोकसभा के भी चुनाव देखें, उसमें भी हमें पीडीपी की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं दिखाई, अगर आप देखें हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। तो। मैं समझता हूँ कि अवाम से कट भी गए थे। इस पार्टी का भी जो तंजीमी ढांचा है कमजोर हो गया है, अच्छे उम्मीदवार नहीं थे। और हर पार्टी अगर ये कहेगी सर मैं 5 अगस्त 2019 की मजम्मत करता हूँ, एक मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अब 3 पार्टियां भाषा एक ही बोल रही हैं, अवाम ने तो किसी एक ही को चुनना है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसमें मेरा ख्याल है कि चूंकि लोगों ने ये नहीं भूला कि ये बीजेपी के साथ इत्तेहाद में गए। सबसे बड़ा क्राइम इनका ये था 2014 से 18 तक कि पहले मुफ्ती सईद साहब चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती खुद चीफ मिनिस्टर बनी बीजेपी की मदद से। वो वादी के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सही तरह बावर करवाया कि पीडीपी की असलियत ये है। जी जी जी। मेरे ऊपर भाई जाते जाते ना आपसे एक सवाल है, इसका आप मुख्तसर जवाब दें, फिर आप इस सवाल आप खत्म कर सकते हैं। वो ये कि भाई ए, अब्दुल्ला फैमिली ने जो किया, मुफ्ती फैमिली ने जो किया, वो तो हमारे सामने है, ठीक है। लेकिन जितनी सरमायाकारी बीजेपी ने 5 साल में की, कि हमने देखे आतंकवाद खत्म कर दिया, कश्मीर में टूरिस्ट बहुत आ गया, जो सही बात है। टूरिस्ट यहाँ पर आ गए हिंदुस्तान के कोने कोने से। कश्मीरी नौजवान अब वो ब्लॉगिंग करते हैं, वहाँ होटल्स बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और अमनो मान काफी तक बहाल हुआ है। कुछ ऐसे जिला जहाँ अभी भी टेंशन है, लेकिन फिर भी मजबूती तौर पे अमनो मान है। तो ये क्रेडिट दिया था बीजेपी ने। तरक्याती काम इतने किए हैं, बारामूला तक ट्रेन चली गई है, नए नए पुल बन गए हैं, सड़कों का जाल बिछा लिया गया है। इसके बावजूद वैली ने उनको धुतकार दिया। यानी आपको याद होगा मेरी आपकी डिस्कशन तो 2014 की थी, जब मिशन 44 की बातें होती, वो भी एक जमाना था। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद आपको क्या लगता है कि क्यों नाकाम रहे मोदी और अमित शाह की जोड़ी? बीजेपी तो हुसैन भाई मुकाबले से पहले ही अपने आप को नाकाम साबित करी थी ना। जब बीजेपी ने पूरी वादी के अंदर अपने मुकम्मल सीटों पर कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए। यानी बीजेपी ने 90 कुल सीटें हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की, 90 में से 63 सीटों पर ही कैंडिडेट खड़े किए। वादी की कई सीटें खुली छोड़ दी क्योंकि उनको पता था कि वादी के अंदर हमारी दाल नहीं गलनी। खास तौर पर जो साउथ कश्मीर के इलाके हैं वो तो पहले दिखाई दे रहा था। इसमें डेमोग्राफिक का बहुत बड़ा अमल दखल है ना। हम कुछ भी कहें, जो वादी है, वैली है, वहां पर मुस्लिम आबादी 90% प्लस है, 90% प्लस। और जम्मू के अंदर हम जानते हैं कि हिंदू आबादी अक्सरियत है, जहां बीजेपी का बहुत पुराना जोर चला आ रहा है। जनसंघ के जमाने का जो है वो उसका जोर चला आ रहा है। तो वादी के लोगों के सामने बीजेपी जानती थी कि हम नहीं इस तरह कुछ कर पाएंगे। वहां 4 चॉइसेस काम कर रही थी वैली में, 4 चॉइसेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उसके बाद जो सजाद लोन साहब की पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और फिर चौथे नंबर पर जो इंजीनियर रशीद और उनके जो कैंडिडेट्स की सूरत में ऑप्शन था। ये 4 ऑप्शंस के होते हुए नजर आ रहा था कि बीजेपी की तो वैली में कोई हैसियत नहीं है, उन्होंने तो मुकाबला ही नहीं किया। ये बात हैरानगी की नहीं है। हाँ, ये बात हैरानगी की है, जिस तरह लोग कह रहे थे, मुझ समेत मैं भी हैरान हुआ कि इंजीनियर रशीद को ये कहा जा रहा था कि वो 10-12 सीटें वादी से निकालेंगे, बीजेपी जम्मू से अपना 26-30 का चूरन इकट्ठा करेगी और फिर कोई 46-47 सीटें होंगी तो शायद इस तरह की सरकार कामयाब हो जाए। लेकिन इस तरह की सरकार कामयाब नहीं हुई। बहरहाल हमारी नजर बनी रहे। जी 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 जी। आखिरी सवाल आपसे और मुख्तसर जवाब। आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस को कामयाबी मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वैली में, और राहुल की यात्रा का मैं और आप अक्सर जिक्र करते हैं, जम्मू से होकर वो श्रीनगर गई,
जम्मू में क्यों हुआ, कांग्रेस क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म? आप मेरी ही बात को एक्सटेंड कर रही है कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने वहां पर जम्मू में जो हिंदू कार्ड को यूज किया, पोलराइजेशन यूज की, उस तरीके से वो कांग्रेस का चूरन नहीं बिक सकता था ना। जब जब अमित शाह जम्मू में खड़े होकर ये कह रहा है, जम्मू वालों अब कश्मीर पर तुम्हारा राज आएगा, क्या मतलब है इस चीज का? अमित शाह वहां खड़े होकर कह रहे हैं, जम्मू वालों तुम पर कश्मीर वालों ने बहुत हुकूमत कर ली, यानी ये अब्दुल्लाज ने, मुफ्तीज ने, सारा अब तुम लोगों का चीफ मिनिस्टर होगा। यानी वो खुलकर एक लिहाज से कह रहे थे कोई हिंदू, कोई बीजेपी का होगा चीफ मिनिस्टर अगला। तो वो जम्मू का वोट तो कंसोलिडेट हो गया ना, वहां पर कांग्रेस उस तरह बेच नहीं सकी। जरी बात है कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड नहीं खेलती, तो सिंपल इज दैट। तो बहरहाल हमारी नजर हुसैन भाई बनी रहेगी सारे ट्रेंड्स पर। अब हमारी ख्वाहिश ये है, कई फीडबैक भी इस तरह का है कि महाराष्ट्र की तरफ भी हमें जाना चाहिए अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद हम करते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में महाराष्ट्र पर भी बात करेंगे। आज हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, हम जानते हैं उनका पोस्ट जो उनकी वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई, उन पर हमने व्लॉग किया। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।